सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो आज भी सियासी एतबार से एक बड़ा अहम दिन रहा, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए और अब ये नाम मंजर आम पर भी आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर सेनेट के उम्मीदवार हैं, जबकि इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद को तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भेजने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर और फरजाना को सेनेट में लाने का फैसला तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया, जबकि सिंध से जो नाम सामने आए उसमें सबसे मरकजी नाम फैसल वाडा का है, जो सेनेट का इलेक्शन सिंध से लड़ेंगे और यहां से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, जबकि बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर का नाम सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनल किया गया। और ये वो नाम है जिस पर सियासी तज्जियाकार भी हैरान हैं कि आखिर अब्दुल कादिर हैं कौन और इनका नाम सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ ने क्यों आगे किया है। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने भी इस पर अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। हमारे प्रोग्राम में भी उनकी नुमाइंदगी शामिल होगी कि ये नाम उनके लिए काबिल कबूल नहीं है और इस नाम की जगह किसी ऐसे शख्स को पार्टी का टिकट दिया जाए जिसका माजी या हाल में पार्टी से कहीं कोई ताल्लुक रहा हो। पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और सेनेट की आइंदा मुद्दत के लिए शेरी रहमान और सलीम मांडवीवाला को फिर से सेनेट में भेजा जा रहा है। टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर डॉक्टर करीम ख्वाजा को यह टिकट दिया जाएगा और खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पलवजा खान को पीपल्स पार्टी की जानिब से यह मौका दिया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी ने जनरल नशिस्त के लिए जाम मेहताब डहर और ताज हैदर को भी टिकट देने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून ने 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून नशिस्त के लिए 4 लीगी रहनुमाओं का इंतखाब कर लिया है और नून लीग की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए राजा जफर उल हक और परवेज रशीद को दोबारा टिकट देने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ की हिदायत सामने आई, जिस पर जमियत अहले हदीस के सरबराह साजिद मीर को नून लीग ने अपने कोटे से टिकट देने का फैसला किया है, जबकि मोहम्मद जुबैर को पहली बार पंजाब से सेनेट में लाने की तैयारियां कर ली गई हैं। सायरा अफजल तारड़ को खवातीन की नशिस्त, जबकि आजम नज़ीर तारड़ को भी सेनेट का टिकट नून लीग की जानिब से देने का फैसला किया गया है। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने हैं, लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी 13 फरवरी तक जमा करवाने की हिदायत की है और पीपल्स पार्टी को खास तौर पर यह वक्त बहुत कम लग रहा है। पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने एक खत भी लिखा है और पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया है कि 2 रोज़ में जाँच पड़ताल, बैंक अकाउंट्स और दीगर उमूर क्या तय किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यह इस्तिदा की गई है कि सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल के हवाले से मुनासिब इक़दाम किए जाएं। कम वक्त में उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देना मुश्किल है और उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ और दीगर मामलात को फाइनलाइज करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड को वक्त दरकार है। ये आज की पूरी सूरत हाल है। सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करते हैं कि पीपल्स पार्टी को ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, पहले से सेनेट इलेक्शन की तैयारी क्यों नहीं की गई, जबकि इस बात का इम्कान था और बहुत कमी इम्कान था कि मार्च की किसी वक्त में ये इंतखाबात होने हैं। वैस कादिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोयल असगर साहब मौजूद हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। शाह साहब, पीपल्स पार्टी को यह एतराज़ है कि 2 दिन का वक्त बहुत कम दिया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन ये तो बहुत पहले से तय था कि मार्च में ये इलेक्शन होने हैं। वो तारीख कोई भी हो सकती है, वो 11 हो, 3 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर पीपल्स पार्टी अब क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? तैयारी पहले से नहीं कर रखी थी आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बात आप जो कर रहे हैं वो तो आपने कह दिया, ठीक है, लेकिन पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। सेनेट का इलेक्शन 3 मार्च को हो, 11 को हो या 20 को हो, अगर यही स्केड्यूल जो कल आया सामने ये कुछ 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले आ जाता, इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि एक दिन स्केड्यूल पब्लिश हुआ, 2 दिन में आपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं और फिर स्क्रूटनी होनी है। आखिर इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही कि उसे कोई कागजात जमा करने में कोई दुश्वारी होगी। देखिए, कागजात जिस तरह सबने जमा कराने, हमने भी करने, क्या ये पॉसिबल है? आज आप समझते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक शर्त रखी गई है कि आपने इसमें अकाउंट भी ओपन करवाना है। इज इट पॉसिबल टू ओपन एन अकाउंट इन 2 days? आपके लिए क्या सिर्फ वो रिसीट ही जरूरी है जो आपने एक बैंक में जमा करानी है और आके पेश करनी है? क्या ये बेहतर ना होता
कि जनवरी के आखिरी वीक में शेड्यूल जाहिर कर दिया जाता कि इस दिन से एक हफ्ता आपको कागजात नामजदगी जमा करने के लिए मिलेगा और ये पूरा महीना एक प्रोसेस चलता, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा हो जाता। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पार्लिमानी बोर्ड होता है, इंटरव्यूज किए जाते हैं, दुश्वारियां पेश आ रही होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह नून लीग को भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी। अच्छा, इस जल्दबाजी से फायदा किसको होना है? सवाल यह है कि आखिर ये इकदाम किया किसके लिए गया, किसका इसको फायदा होना है? देखें, अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि बलोचिस्तान से जो नाम सामने आया है उस पर खुद पीटीआई वालों को तशवीश का इजहार है कि ये आखिर है कौन, इसका पार्टी से वास्ता कौन है। देखिए, इस किस्म की बहुत सी बातें आगे चल के पता चलेंगी जब स्क्रूटनी हो जाएगी, स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू होगा। आप ये कह रहे हैं कि ये किया गया इलेक्शन, आपकी बात से ये मतलब निकल रहा है कि ये किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इसके पीछे क्या कोई इत्तेफाक है या कोई साजिश आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं किसी भी इदारे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं किसी भी इदारे के लिए बोलना नहीं चाहता, एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। हमारी कोशिश, हमारी पार्टी का विजन हमेशा यही रहा है कि इदारों पे इल्जाम तराशी ना की जाए, इदारों को बीच में ना लाया जाए, लेकिन बेहतर ये होता कि सब इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में रह के अगर काम करें और नीट एंड क्लीन अगर काम हो, तो अगर यही मैं देखिए ना, एक क्वेश्चन है कि अगर ये 1 महीना का टाइम दिया जाता तो प्रोसेस तो इसी तरह चलना था। ये जो कल शेड्यूल आया, अगर ये पिछले 2 हफ्ते पहले आ जाता कि फरवरी की 1 से ये काम होना है, 5 दिन इसके लिए है, 15 तक ये दिन मिलेंगे। शाह साहब, अब देखना है कि ये एतराज वक्त की कमी का सिर्फ पीपल्स पार्टी को या नून लीग भी वाकई इस पर ऐसे ही सोच रही है। शाह साहब, मैं आपके वापस आता हूं, जरा शेख साहब से भी इस पर उनका पॉइंट ऑफ ले लूं। शेख साहब, ये जो पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है कि ये 2 दिन का वक्त बहुत कम है, इसमें वो तमाम जो प्रोसेस है, अकाउंट नहीं खुल सकते और बहुत सारी और दूसरी चीजें, इंटरव्यूज होने हैं, पार्लिमानी बोर्ड होता है, वो फैसला करता है। नून लीग को भी ये एतराज है, आप लोग मुतमईन हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर? जी, मैं वो अर्ज़ कर शाह साहब, मैं शाह साहब की बातें सुन रहा था और मैंने देखा था। देखिए, अब बात अर्ज़ करना है कि इलेक्शन कमीशन को एक ख़ास जमात का नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेना होता है और उन फैसिलिटेट करना है कि जिस तरह मुनासिब तरीका होता है उस तरह किए जाए। सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके उनकी मुशावरत के बाद वो एक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हैं जो कि सारी जमातों को मुतवक्का तौर पे काबिल कबूल होता है। अब यहाँ पे तो अजीब निराली है ना, मंतक निराली है। फॉरेन फंडिंग केस है, साल से चला रहा है, कोई बात नहीं, खैरियत है, कहा चलता है, ये कोई ख़ास केस थोड़ी है या इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो इसको फिर आप ले के फिर इसको आप कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, आप अदारों को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आप मुझे बताएं, अगर पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सियासी जमात है, सिंध में उनका स्टेक है बहुत बड़ा, फेडरल में भी उनका स्टेक है, मैं एक सियासी जमात है, मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और बहुत बड़ी सियासी जमात है। अब आप ये मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर किसी को इतराज़ है या शक व शुबात है तो इलेक्शन क्या होगा? फिर आप इसको, चलिए एक सेकंड के लिए सेनेट को छोड़ दीजिए, जनरल इलेक्शन का क्या इंप्रेशन क्या आएगा इसके बाद कि आप जो चाहें, जो किसी एक सियासी जमात को फैसिलिटेट करने के लिए या उनको सहूलत फराहम करने के लिए आप इस किस्म के अगर इक़दाम करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हक बिजानब होंगे वो लोग जो फिर तनकीद करते हैं। फिर तनकीद करो तो फिर आप कहते हैं ये अदारों के खिलाफ आप तनकीद कर रहे हो, तो आप खुद रास्ता देते हो, आप खुद ये मुहैया करते हो वजह कि आप पे तनकीद की जाए। आप ऐसा काम मत कीजिए। क्या आप में कोई ऐसे लोग, सीरियस लोग नहीं हैं, समझदार लोग नहीं हैं जो ये समझ लें कि किस तरह आप शफाफ तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हो और ये भी तय हो जाए कि आप बिल्कुल इम्पार्शियल हो। और अगर आप पार्शियल होकर ये काम करोगे तो ऑब्वियसली फिर आप पे तनकीद आएगी और तनकीद आएगी तो अदारा कमज़ोर होगा। तो इसलिए फिर पाकिस्तान के अवाम का तो फिर उसके इतमाद ही उठ जाएगा। सही, लेकिन शेख साहब, ये जो 2 दिन का वक्त है, ये तो तमाम जमातों के लिए ना, इसमें ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2 दिन का वक्त दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अनलिमिटेड टाइम है। तो ये किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाए। देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इसलिए हो सकता है फ़ायदा, इसलिए हो सकता है कि उन लोगों को शायद इस बात का इल्म था। आप उनके बयान निकाल के देख लीजिए कि हम बहुत पहले भी, हालांकि ये प्रोग्रेटिव इनका नहीं था, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कहना था, लेकिन अगर आप देखें तो इनके बहुत सारे जो सियासी जुगादरी हैं उनके बयान मौजूद हैं
कि ये इलेक्शन जल्दी भी हो सकता है, हम चाहेंगे इलेक्शन जल्दी करवा देंगे। आप तो कुछ नहीं हो, आप इलेक्शन कमीशन नहीं हो, ना ही इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात आपके पास हैं। तो ये बयानात ये ज़ाहिर करते थे कि आपको इस बात का इल्म था कि जो तारीख आप कहोगे उस तारीख पे आपका इलेक्शन हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ऑलरेडी सिटिंग मेंबर्स हैं उनके पास तो सब कुछ मौजूद होगा, क्योंकि हर साल वो अपना एक रिटर्न्स दे रहे हैं, अपनी वो FBR में भी रिटर्न जमा करवा रहे हैं, सेनेट में भी जमा करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवा रहे हैं। एक नया अगर आप कैंडिडेट लेके आते हो या आप समझते हो कि इस शख्स को आपने टिकट देना है, तो उसके लिए वो सारे लवाजमात इकट्ठे करने के लिए वक्त दरकार होता है। वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आप अपने बैंक की स्टेटमेंट्स ले आओगे, आप अपनी FBR की स्टेटमेंट एक दिन में ले आओगे, आप इसके लिए ज़ाहिर वक्त दरकार होता है। अब ज़ाहिर खत तो लिख दिया है पीपल्स पार्टी ने शेख साहब, अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन उस खत को सीरियस लेते नहीं लेता। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। शेख रोहेल असगर साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद थे और पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। अब शेख साहब, शाह साहब, आज बड़े महफूज यार खान साहब ने आपकी जमात पर लगाए कि शैला रज़ा साहिबा ऑफर्स करते नहीं MQM के लोगों को, कुछ लोगों को गाड़ियां दी गई, उसके बदले उनसे सेनेट के लिए वोट लिए गए। डॉक्टर आसिम के अस्पताल लोग जाते थे और नोटों के ब्रीफ केस भरकर लाया करते थे। तो पीपल्स पार्टी की ये तारीख, उनके इल्ज़ामात में किसी हद तक सदाकत है, क्या कहेंगे? देखिए अरबाब साहब, सबसे पहले तो मैं शेख साहब की बात को इस तरह कंटिन्यू करूं, एक इसमें ऐड और बात कर लूं कि फायदा किसको है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके फैसले पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड को करने होते हैं, सारे लीडर्स को बैठना पड़ता है, डिस्कशंस होते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इनसाइड पार्टी भी। तो उसमें जरूर हमें टाइम दरकार होता है, जिसकी वजह से हमने ये खत भी लिखा है। देखिए, ये 2 दिन में फॉर्म्स तो भर लिए जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिसके फैसले कहीं और से आ रहे होते हैं, ऑलरेडी प्री प्लान्ड होते हैं, तो वो तो एक दिन में भी फॉर्म जमा कराने का कह सकते हैं। अभी शेख साहब ने ये भी बात कही कि नए बंदे के लिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करना कोई 2 दिन की बात नहीं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ऑलरेडी वो प्री प्लान चीजें पड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी, उनको पता था कि 2 दिन का टाइम आएगा, जल्दबाजी में उन्होंने जमा कराने। देखें, आप ऐसी कोई बात, ऐसा कोई स्टेप ना करें। कोई इतने जीरक लोग इनके पास नहीं है, कोई समझदार लोग नहीं है कि इदारों पे उंगलियां खुद उठवा रहे हैं, खुद ऐसे मूव्स कर रहे हैं जिसपे इदारों पे शकूक व शुबात। शाह साहब, आपको याद होगा कि 2 जनवरी को आप लोगों ने भी, यानी PDM ने ऐलान कर दिया था कि हम सेनेट इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने पूरी PDM को कन्विंस किया था इस बात पर। तो ये 1 माह 10 दिन का वक्त आप लोगों के पास था, ये सारी तैयारी आप लोगों ने भी प्री प्लान करके रखनी थी। देखिए, ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM को कन्विंस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारी PDM ऑन बोर्ड है। अब देखें, बहुत जगहों पे मुश्तरका कैंडिडेट्स भी आए हैं। बिल्कुल हम इलेक्शन में जाएंगे, ये इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हर इलेक्शन के लिए तैयार होती है। असल मकसद ये है कि जिस तरह आप एक साफ और शफाफ बनाने के लिए सबको ऑन बोर्ड लेते हैं, जिस तरह शेख साहब ने कहा, क्या किसी से किसी पार्टीज को लेटर लिखे गए, कुछ पूछा गया, या ये सोचा गया कि ये 2 दिन का टाइम जो अचानक एक दिन पहले 12 बजे नोटिफिकेशन आता है कि 2 दिन के अंदर आपने सारा काम करना है। देखिए, जब स्केड्यूल्स आते हैं तो टिकट्स के लिए एप्लीकेशंस ली जाती हैं, तैयारी होती है, ये सारा कुछ करने के लिए आखिर ये जल्दबाजी क्यों आखिर इदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, क्यों इदारों पे उंगलियां उठवाई जा रही हैं? लेकिन आपने बात की खान साहब उस पे आते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर ये बात कर सकता है कि सियासी जमातों की जानिब से इतना डिले क्यों? मार्च में ये इंतखाबात होने थे, 1 महीने पहले तक सियासी जमातों की तैयारी मुकम्मल नहीं है, तो क्यों नहीं है? सियासी जमातों की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। सियासी जमातें जो इसमें पूरा पार्टिसिपेट हिस्सा कर लेंगी, इलेक्शन भरपूर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी। अगर यही हमारा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर यही जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ ये 1 फरवरी को हो जाता, 25 जनवरी को हो जाता, जब इलेक्शन मार्च के 3 तारीख को ही होने हैं, या 13 को हो जाते या 15 को हो जाते, तो आखिर उसमें बुराई क्या थी? उसमें कौन सी कबाहत थी कि अगर 1 महीना पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता? एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा ये इस्तेकाक है, हमारा ये हक है, हमने अपने एतराज़ात जमा करा दिए। हमने एक जो जमहूरी हक है उसको हमने अपना जमहूरियत के तरीके पे चलते हुए हमने एक लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल है। अब देखें, ये बात आपने महफूज यार खान की तो महफूज यार खान मेरे कोलीग रहे हैं, पिछली असेंबली में मेरे साथ थे। अब महफूज यार खान की क्रेडिबिलिटी पे अगर उन्होंने हम पे इल्जाम लगाएंगे कि शैला रजा साहिबा ने ये कर दिया
और उनके दूसरे जो अस्पतालों की बातें आ गई, देखें इसमें अगर कोई भी सदाकत होती, इसमें अगर कोई भी बात होती तो वो कोर्ट क्यों नहीं गए, उस वक्त क्यों नहीं बोले, उस वक्त क्या उनके मुंह पे ताला लगा हुआ था, किसने उनको रोका था, क्यों नहीं जा रहे थे। ये पॉलिटिकल, देखिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गर्दन बहुत पतली है, हम लोगों पे बहुत जल्दी इल्जाम लगाया जाता है, शाह साहब वो बोलते हैं, इल्जामात इसलिए भी ज्यादा लगाए जाते हैं कि जब जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ये कहते हैं कि मैं आपको सेनेट नहीं लेने दूंगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा से नंबर्स पूरे ना होने के बावजूद वो अपने 2 सेनेटर्स मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते हैं, फिर वो बलूचिस्तान की हुकूमत जब जाती है तो वो उसका क्रेडिट लेते हैं। तो जब इस तरह की बातें, माजी के बयानात इस तरह के सामने आते हैं तो फिर ज़ाहिर उंगलियां खुद ब खुद उठती हैं। फिर जब वीडियो आती है, बादशाह खान कहते हैं कि उसको उसमें वो किताबें रखी हैं, वो रकम नहीं रखी, लेकिन वीडियो में वो नोटों की गड्डियां नजर आ रही होती हैं जो वो दे रहे हैं मायार साहब को। ये जो अभी कुछ दिन पहले वीडियो रिलीज हुई, आप इसकी बात कर, जी, ये वीडियो इतने अरसे के बाद क्यों रिलीज की गई? देखिए मैं तो इसके लिए सिंपल जवाब आपको दूंगा कि वीडियो में बैठने वाले सबको पता है, मुल्क को, पूरे मुल्क को पता है कि किसके नुमाइंदे हैं, किस पार्टी से उनका ताल्लुक है, रिलीज करने वाले भी उसी पार्टी के, झूठ बोलने वाले भी उसी पार्टी के, रिलीज कर जो उसके बाद जश्न मना रहे हैं या जो उस पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं वो भी उसी पार्टी के। एक तरफ तो आप कोर्ट में केस डाल देते हैं, आप ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, आखिर जरूरत क्या है आपको ऑर्डिनेंस अब जारी करने की? अगर आपको शो ऑफ हैंड्स के जरिए ओपन वोटिंग बैलेटिंग करवानी थी तो आप वो संजरानी साहब के उसमें करवा लेते ना। आप कौन सा प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के जरिए? लेकिन शाह साहब जब नतीजा आया तो जीतने वाले लोग आपके निकले ना, फिर तो अल्टीमेट फायदा तो आपको हुआ, तो सवाल भी आपकी तरफ आएगा। तो ऑर्डिनेंस कब आता है? जब आपकी नेशनल असेंबली, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज, आपकी सेनेट फॉल ना हो, ऑर्डिनेंस तब निकाला जाता है, उस पर काम तब किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त आप ऑर्डिनेंस पे काम कर रहे हैं, क्या आप इसमें क्या प्रिविलेज ब्रीच नहीं हो रहा? नेशनल असेंबली का, सेनेट का और दूसरी असेंबलीज का इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हुए हैं, लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, कानून साजी हो सकती है, अक्सरियत आपके पास है, नेशनल असेंबली में अक्सरियत इनके पास है। आखिर क्या वजह है कि ऑर्डिनेंस पे जा रहे हैं? किन पे शक है? देखिए आप खान साहब को, जब सिर्फ मेरे लीडर ने, मेरे चेयरमैन ने इतना कहा कि हम असेंबली के अंदर भी सारे वो जमहूरी तरीके अपनाएंगे जो जिसका हमें हक है, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मूव की बात हुई, खान साहब ने एमएनएस से मिलना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ दौरे शुरू हो गए। चलें शाह साहब, इस पे आपका मजीद पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। शाह साहब जरा साथ ही महफूज यार खान साहब भी एमक्यूएम पाकिस्तान से। महफूज साहब, ये जो इल्जामात आज आपने लगाए, साबित आप कर सकते हैं? आपके पास सबूत हैं? वो कौन कौन से ऐसे नाम है एमक्यूएम के जिन लोगों ने ये गाड़ी ली, ये पैसे भर भर के डॉक्टर आसिम के अस्पताल से बकौल आपके वो ले जाते रहे? जरा नाम भी शेयर कीजिए। आप ऐसा करें कि बलूचिस्तान में जो सेनेटर मुंतखब हुए थे और सूबे सरहद में 6 वोटों पे जो पीपुल्स पार्टी के 2 सेनेटर मुंतखब हुए, बैरमन तंगी साहब, रुबीना खालिद साहिबा, जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना किसी का भी। अच्छा, वहां आप देखिए कि वो इतने वोट जो उन्होंने लिए वो कहाँ से आ गए, जबकि 6 मेंबर थे। अच्छा, बलूचिस्तान में तो कोई मेंबर ही नहीं था पीपुल्स पार्टी का। सिंध में हमारे पास जो थे 24 MPs हाजिर स्टॉक में थे, क्योंकि वैसे तो 51 थे, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ है तो सब मुल्क से चले गए, कुछ का इंतकाल हो गया। जब इलेक्शन हुआ उस वक्त 24 हमारे MPs हमारे साथ थे। सही। और हमने जो 2 ग्रुप बनाए थे, जिसमें 13 का ग्रुप था और 1 अरबाब गुलाम रहीम साहब ने वोट डाला था, तो फरूक नसीम साहब जो आजकल वजीर कानून है, वो इस तरीके से 3rd काउंट में जो है वो जीत गए थे इलेक्शन। सही। अब जो लोग PSP में चले गए थे उन्होंने अपने वोट्स कहाँ डाले? जो लोग फारूक भाई के साथ चले गए थे उन्होंने अपने वोट कहाँ डाले? सही। मैं इस बात को, इसमें किसी ना सबूत की जरूरत है, इसमें आप ये देखिए कि महफूज साहब आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा हुआ होगा, यानी आपके पास अपनी कही हुई बात का सबूत नहीं हुआ है? होगा नहीं, हुआ है। इसलिए कि जो हमारी बात खवातीन जो सूबाई वुज़रा की गाड़ियों में बैठकर आई। अच्छा, तो शैला साहिबा ने किस किस से राब्ते किया? आपने कहा कि शैला रजा साहिबा ने राब्ते किए एमक्यूएम के लोगों से, कौन कौन से? तो किया ना, बाकी को नहीं जानता, मुझसे किया। अच्छा, और क्या कहा? और मुझसे कहा कि हमें इलेक्टेबल्स चाहिए हैं
और ऑफर कितनी की आपको? ऑफर क्या की? गाड़ी की ऑफर की, पैसों की ऑफर की? मुझसे तो उन्होंने कहा कि हम अगले इलेक्शन में आपको टिकट भी देंगे और आपके अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, तो आपको तो दावत दी ना अपनी पार्टी में आने की? पार्टी में लाने के लिए पहले पैसों की या गाड़ी की ऑफर तो नहीं की ना? जो आप कह रहे हैं कि पैसे लिए, डॉक्टर आसिम के हॉस्पिटल से पैसे लेके लोग जाते थे भर भर के। हाँ, वो तो अपने 16-17 लोग हैं ना, वो जिनकी लिस्ट आपको आप अगर दो तीन नाम आपके जहन में अगर अभी हो? नहीं, मैं एक नाम भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैंने ये जो 2 नाम बताए हैं। अच्छा, उसमें पार्टी के सीनियर लोग मौजूद थे या थोड़े से सेकंड और थर्ड टियर के लोग मौजूद थे? उस वक्त जो एमपीएस थे वही मौजूद थे ना। अच्छा, हाँ, उस वक्त जो असेंबली में लोग थे वही चलिए ठीक है। महफूज साहब, मैं मजीद भी आपसे बात करता हूँ। ओवैस कादिर शाह साहब, अब ये महफूज साहब ने देखें बिल्कुल सूरत-ए-हाल क्लियर कर दी। शैला साहब ने इनको ऑफर की कि आप हमारी जमात में आ जाएं। अरबाब साहब, इसमें क्या बुराई है? ये तो मैं कल आपको भी ऑफर कर सकता हूँ कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, दावत और बिल्कुल दावत और ऑफर में बड़ा फर्क होता है। देखिए, अब आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन किया, अब महफूज भाई की बात आप खुद सुन लें। वो कह रहे हैं मैं नाम भी नहीं लूंगा। उन्होंने खुद अपने मुंह से बता दिया कि उनकी पार्टी कितने ग्रुपों का शिकार हो गई, कितने लोग कहाँ चले गए, कितने लोग कहाँ चले गए। अब देखें, हर एक एमपीए की अपनी मर्जी है, वो अपना वोट डाल सकता है। जमहूरियत है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर वो फारूक भाई के साथ जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहाँ वोट दिया, ये फारूक भाई से पूछ लें। अगर मुस्तफा कमाल भाई के साथ जाना चाह रहे हैं, जितने लोग उनके साथ गए, उन्होंने कहाँ वोट दिया, उनसे पूछ लें। आइए, इल्जाम भी नहीं लगा रहे आप। इनके तवज्जुह से मुझे कह रहे थे कि वो भर भर के डॉक्टर आसिम साहब के हॉस्पिटल से बैगें आ रही थी, गाड़ियों की ऑफर हो रही थी, जबकि ये खुद ही डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जी शाह साहब, जरा रुकिएगा। महफूज यार खान साहब वजाहत भी करना चाह रहे हैं, उस पर बड़ा जरूरी है कि इनसे वजाहत भी ली जाए, और अगर वो नाम सामने लाना चाहें तो नाम भी सामने लाएं, ताकि बड़ी वाज़ेह तौर पर ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सके। तो एक ब्रेक अभी छोटा सा लेते हैं। महफूज साहब, आपसे मैं ये वजाहत लेता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महफूज यार खान साहब मौजूद हैं। तो महफूज साहब, वक्त ज़ाय किए बगैर आप वजाहत दे दीजिए। ब्रेक से पहले आप वजाहत देना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ से ब्रीफकेस गए हैं। तो महफूज साहब, आप नाम नहीं बता रहे ना, इसलिए शक्कू को शुबात पैदा हो रहे हैं। नाम नहीं बताऊंगा मैं। वो हमारे भाई या बहन जो भी सुन रही होंगी, वो ये प्रोग्राम देखेंगी, तो कल वो आपसे बात करेंगे कि आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो प्रूव करें। इफ यू हैव एनी प्रूफ। महफूज साहब, आप अपने इन इल्जामात को, अगर ये मामला अदालत गया, पीपल्स पार्टी अगर आपको अदालत ले जाए, तो साबित कर सकते हैं आप अपने इल्जामात? आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते अरबाब। दिस इज नॉट फेयर, ये तरीकेकार नहीं है। अब अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर इल्जाम लगाते हैं। खुद की पार्टी 4 हिस्सों में तकसीम हो गई, खुद की पार्टी के पास कोई कैलकुलेशन है नहीं, खुद की पार्टी तो बची नहीं। अब उस पर कह रहे हैं कि आप ले गए। शाह साहब जरा रुकिएगा, पूछ लेते हैं इनसे कि इनके पास वाज़ेह कोई सबूत है या नहीं। अरबाब, लेट मी कंप्लीट। जी जी, अच्छा चलें शाह साहब, कंप्लीट कर लें आप। महफूज साहब रुकिएगा। बलोचिस्तान की बात करते हैं, केपीके की बात करते हैं। ओ भाई, आप बलूचिस्तान और केपीके को छोड़ो, आप अपनी बात करो। आप अपनी बात आज कर रहे हो, जब से आप पहले ये तो बताओ किसके कहने पे बोल रहे हो। अब सेनेट इलेक्शन आया और आपने बोलना शुरू किया है। 3 साल से तो आप चुप रहे हो। आप महफूज भाई, कोई किसी एक टीवी प्रोग्राम का बता दो, हवाला दे दो, कोई एक अखबार का हवाला दे दो, कोई यूट्यूब चैनल पे आप आए हो। आपने तो बोलना बंद ही कर दिया था। हम तो ढूंढ रहे थे कि हमारे महफूज भाई कहाँ गए, कम से कम मिल तो लेते हमसे। आज आप अचानक आ गए सेनेट इलेक्शन। शाह साहब, जरा महफूज साहब से मैं पूछ लूं कि ये 3 साल से खामोश क्यों थे? शाह साहब जरा अगर आप रुके, मौका दें। किसके कहने पे आ रहे हैं? महफूज साहब, अब तो 3 साल हो गए ना इलेक्शन हुए। 3 साल तक आपने फिर इस बात को क्यों छुपा के रखा? अगर आपके इल्जाम दुरुस्त भी हैं तो भी ये बात तो जी, ये बात तो 300 साल के बाद भी वैलिड रहेगी। लेकिन जब भी असेंबलियों की तारीख लिखी जाएगी उसमें ये बात वैलिड रहेगी। लेकिन महफूज साहब, ये 3 साल तक आपने छुपा के तो रखी ना, अगर ये बात सच भी है। अभी सेनेट इलेक्शन से आप 2 हफ्ते पहले आखिर ये क्यों बता रहे हैं, किसके कहने पे बता रहे हैं? मेरा सवाल ये है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा। तारीख लिखेगी तो बहुत कुछ लिखेगी। तारीख में तो बहुत से ऐसे नाम और ऐसे वाकयात आएंगे कि पढ़ने वाले जो है ना, वो शिकार हो जाएंगे परेशानी का, और जिनके नाम आएंगे उनको शर्म भी नहीं आएगी। तारीख में तो बहुत से ऐसे वाकयात आएंगे। महफूज साहब, आपको तो चूंकि महफूज साहब कानूनी मामलात पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है और बड़ी ग्रिप है, आप तो बड़ा बेहतर समझते हैं कानूनी मामलात को। अगर कुछ गलत हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, तो उसको छुपाना। जब वजीर आजम ने वो वीडियो जारी की और इल्जामात
पहले तो अपने एमपीएस निकाल चुके थे वो, लेकिन वीडियो अब जारी हुई जिसमें नोट बट रहे थे। महफूज साहब, वजीर आजम ने नहीं जारी की वीडियो। आप भी देखें अरबाब साहब, बहुत अच्छी बात की महफूज साहब ने। अब वीडियो जारी हुई जिसमें नोट बट रहे थे, वो एमपीएस निकाल दिया और अब महफूज भाई आए टीवी पे और इल्जाम लगा रहे हैं। महफूज साहब, ये किसने बताया आपको कि वजीर आजम ने वीडियो जारी की है? पीपुल्स पार्टी के करप्शन का मुकाबला करने के लिए ये वक्त आया है जब हम इनको बेनकाब करें। इन्होंने जो धांधलियां की हैं सिंध में, इन्होंने सर जो महफूज साहब बेनकाब करें, अगर ये पैसे देने वाले हैं फर्ज के तौर पे बकौल आपके, तो लेने वालों को भी तो बेनकाब करें जिन्होंने लिए हैं आपकी जमात से। आएंगे ना जब शैला रजा केस फाइल करेंगी जी, तो लेने वालों को भी हम 110 की दरखास्त देकर पार्टी बनाएंगे। महफूज साहब, ये कैसा इंसाफ है? पीपल्स पार्टी को आज बेनकाब कर रहे हैं, शैला साहिबा का आपने नाम ले दिया और अपनी पार्टी के लोगों के नाम छुपा रहे हैं। भाई खुद मान रहे हो टीवी पे बैठ के कि शैला ने आपको पार्टी में आने की दावत दी, तो ये तो कोई गुनाह नहीं है। हम तो पार्टी में आने की दावत किसी को भी दे सकते हैं। आपको ना उसने कोई, आपने खुद अभी कहा है, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, ना उसने आपको पैसों का कहा, ना उसने आपको गाड़ी का कहा, कुछ नहीं कहा। आपको तो उसने पार्टी में आने की दावत दी है। अब इस पे आप क्या जाएंगे? मुझे ये बताएं कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, आपने डॉक्टर आसिम के हॉस्पिटल की बात की, वहां से बैगों की बात की, वो आखिर मसला क्या है? कौन से वजीर है बताएं ना आप, कौन से वजीर थे उन दिनों में जो ये कर रहे थे? अरे महफूज भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कानूनदान हैं और होश के नाखून ले। तो महफूज साहब, ये महफूज साहब, इस बहस का कोई हल नहीं निकल पाएगा अगर आप नाम नहीं बताएंगे, तो फिर ये तो एक लाहासिल बहस हो जाएगी। आप पे अब आप पे उंगलियां उठेंगी, आप पे उंगलियां उठेंगी कि आप किस अदालत में आप नाम बताएंगे। आपके पीछे तो शाह साहब, वैसे अब आप देखें इनके पीछे कौन खड़ा है? सवाल तो ये है कि इनको किसने कहा है कि अब जाके ये बातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ करें? शाह साहब, अब आखिर में जी शाह साहब, आखिर में बस इस पे आप जी कमेंट, आखिर मेरा सवाल भी ले लें, फिर आप एक साथ कमेंट कर लीजिएगा कि आपको नहीं लगता कि ओपन बैलेटिंग जो सदारती ऑर्डिनेंस लाई है हुकूमत, उस पर अगर अमल हो तो फिर ये सारी चीजें, इन सब चीजों का खात्मा हो सकता है? फिर देखें अरबाब साहब, एक छोटी सी बात है कि जिस तरह अगर आप कोई भी चीज लेते हैं, परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, इवन तो अगर आप मेडिसिन बॉक्स भी लेंगे तो उसके बॉक्स के अंदर उसकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है। उसको अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक लेंगे तो उसके चलाने का मैनुअल होता है। बिल्कुल सही। इस तरह हमारे मुल्क के चलाने का एक मैनुअल है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बिल्कुल सही, आइन कहते हैं। जो आइन में प्रोविजंस हैं, जिसकी आइन इजाजत देता है, वो उस पे बिल्कुल ये चले। ये क्या आइन पे चलेंगे? ये तो आइन को तबाह कर रहे हैं, ये तो आइन को बर्बाद कर रहे हैं। आइन तो बनाया हमने, उसके बचाने के लिए कुर्बानियां हमने दी। जो भी आईनी और कानूनी रास्ते हैं उन पे ये हुकूमत चले, उन पे ये काम करें, हम उनके साथ हैं। हम कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी कदम ना उठाएंगे, ना उसकी इजाजत देंगे। कहने का मकसद ये है कि ये जो महफूज यार जैसे लोग हैं जो अब छोड़े गए हैं, जिनको हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि पीपल्स पार्टी पे बहुत जल्दी इल्जाम भी लगता है और बगैर सुनवाई हुए सजा भी दी जाती है हमें। ये सिर्फ हम वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो ये सजा भुगतते आ रहे हैं और शायद कब पता नहीं कब तक महफूज साहब, बिल्कुल वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। महफूज साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दीजिएगा। जी महफूज साहब, क्या कमेंट करना चाहेंगे लास्ट में? शाह साहब जो बात कह रहे हैं, मैंने तो पीपुल्स पार्टी का पूरा दौर जेल में ही काट दिया और मुझे ऐसा कौन सा काम किया था? तो सजाएं की। किस जुर्म में महफूज साहब? कौन सा काम किया था? किस जुर्म में महफूज साहब? किस जुर्म में आपने जेल काटी? मैं कराची को सूबा बनाना चाहता था। अच्छा। मुमताज भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ पे बगावत का मुकदमा चलाया। अच्छा। स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में। अच्छा, लेकिन मुकदमा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं कायम किया, मुकदमा तो थाने जाकर, अदालत जाकर कायम होता है। महफूज साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकदमा तो नहीं कायम किया जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी का ऐलान किया। अच्छा। स्पेशल मिलिट्री कोर्ट बना जो तुगलक हाउस में केस चला। अच्छा। और मार्शल्ला की आखिरी सजा लांडी जेल पे आकर मुझे सुनाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस कादिर शाह साहब और महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और महफूज यार खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के तो नाम ले लिए, लेकिन जिन MQM के रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगाए उनका उन्होंने अभी नाम नहीं लिया और कहा कि अगर उनको इस मामले में अदालत में बुलाया जाता है तो वहाँ पर वो उनके नाम बताएंगे कि किसने गाड़ी के बदले वोट दिया और किसने वोट लेने के लिए नोटों भरे थैले अस्पताल से वसूल किया। और डॉक्टर आसिम का वो अस्पताल ये वाज़े तौर पर महफूज साहब बता चुके हैं। अब एक और बड़ा अहम मामला, और वो मामला है बलूचिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल कादिर साहब को
जो सेनेट का टिकट दिया गया है, इस पर तहरीक इंसाफ की मकामी हुकूमत ने, मकामी क़यादत ने बड़ा ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उस पर उनको शदीद एतराज़ात हैं। वो एतराज़ात क्यों हैं, अब्दुल कादिर साहब कौन हैं, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक़ है, इनका माजी क्या है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबर यूसुफजई साहब, जो तर्जुमान है बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब्दुल कादिर साहब, जिनको टिकट दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेट के लिए बलूचिस्तान में, ये हैं कौन? आप लोग इन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात की क्या वजह है? ज़रा कुछ वजाहत अगर आप कर सकें बाबर साहब। बहुत शुक्रिया आपका अरबाब साहब कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट इशू पर टाइम दिया। मैं आपको बताता चलूं कि आज फवाद चौधरी साहब ने, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि अब्दुल कादिर साहब का सेनेट के लिए बलूचिस्तान से नाम फाइनल किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अब्दुल कादिर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कभी रजिस्टर्ड मेंबर रहे हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में कभी एक्टिव रहे हैं और ना ही उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज तक कोई ताल्लुक रहा है। हमने जब मालूमात की तो हमें पता चला कि वो एक मकामी ठेकेदार हैं और उनकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शन फर्म है और इस्लामाबाद में वो होते हैं। बलूचिस्तान में आज से 30 साल पहले रहते थे, लेकिन उसके बाद वो माइग्रेट करके अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद आ चुके हैं। और एक और मजे की आपको बात बताता चलूं जो आपके लिए भी शायद इंटरेस्टिंग होगी कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जो 50 करोड़ और 70 करोड़ हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि 50 करोड़ से 70 करोड़ में बलूचिस्तान में वोट बिक रहा है, तो मैंने खुद और हमारी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो कंप्लेन पहुंचाई थी उसमें इन्हीं शख्स का हमने नाम दिया था और इन्हीं शख्स का जिक्र किया कि अब्दुल कादिर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के और 50 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके पीटीआई से सेनेटर बनना चाहते हैं। तो ये कंप्लेन, तो आज जब फवाद चौधरी साहब, बाबर साहब, ये 50 से 70 करोड़ रुपए वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज डोनेशन देना चाह रहे थे या किसी और शख्स को वोट के लिए देना चाह रहे थे? कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे वो? हमारी इतलात यह है कि क्योंकि सूबे की इसमें पार्लिमानी कमेटी जो है, जिसको हमारे पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिन साहब लीड करते हैं, उनसे इस सेनेट के नाम के ऊपर कोई मशावरत नहीं की गई। मरकज की तरफ से ना उनसे रब्ता किया गया, ना उनसे कोई मशावरत की गई। वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मैं भी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और प्राइम मिनिस्टर से हम 5-6 दिन से टाइम मांग रहे हैं, लेकिन टाइम हमें अभी तक मिला नहीं है। तो इन्होंने जो कादिर साहब ने जो ये पैसों की ऑफर्स की हैं या पैसा जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद में ही किसी अपने ये हलकों में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने नाम फाइनल, वो बताएंगे कि कादिर साहब का उन्होंने किस बुनियाद पर नाम फाइनल किया है। और मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के कारकुनों में, ओहदेदारों में, एमपीएज में, पार्लिमानी कमेटी पर इस पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हमारे जो कोयटा सिटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिपी के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जोब ने की है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स के कारकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर साहब, अभी तक जो अब्दुल कादिर साहब के हवाले से आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, आप क्या ये पता चल सका कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन से, वो किसी भी सतह को, क्या कोई इनका करीबी ताल्लुक है, कोई ज़ाती ताल्लुक है, वो किस बुनियाद पर इनको ये टिकट दिया गया, इससे मुताल्लिक कुछ आप लोग अपने तौर पर खोज लगा पाएँ? देखिए, हमने परसों देखा कि हमारे जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर कियानी साहब, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि वो इनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और उसमें चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह नियाजी भी मौजूद हैं और एक तस्वीर वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पे जिसमें चेयरमैन सेनेट के साथ वो उनकी गाड़ी ड्राइव कर आ रहे हैं अब्दुल कादिर साहब। तो हमें तो इस बारे में हमने जितना इन्वेस्टिगेट किया है, यही कुछ लिंक्स हैं जो लग रहा है कि जिनके साथ वो राब्ते में थे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि कादिर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर यूसुफजई साहब तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान और अपनी मकामी क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए वो बता रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ात बहुत शदीद हैं, चूँकि एक पैराशूटर के तौर पर अब्दुल कादिर साहब का नाम सामने आया जिनका माजी में कोई ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं रहा और अब वज़ीर आज़म साहब को इस मामले पर इनको यकीनन और ज़रूर टाइम देना चाहिए। भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे शहर कराची की ट्रांसपोर्ट और उनकी मुश्किलात का, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े और दुनिया का 7वां बड़ा शहर होने का एजाज़ रखने वाले कराची के बारे में गुज़िश्ता साल ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट शाये हुई और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया के 100 शहरों में मौजूद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में कराची का निज़ाम एक बदतरीन निज़ाम है। और भला क्यों ना हो, जिस शहर में बिजली, गैस जैसी बुनियादी सहूलतों का फुकदान हो, जहां लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरसते हों,
सड़कों फुटपाथों पर तजावुजात हों, नालों पर भी कब्जा माफिया बैठी हो, शहर खंडर और कचरे के ढेर में तब्दील हो गया हो और तमाम बड़े शहरी इदारे अपनी गफलत और नाअहली के बाइस मसाइल के हल में नाकाम रहे हों, तो वहां दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम होना कोई हैरानी की बात नहीं है। कराची में 1970 से कबल ट्राम निज़ाम मुतारिफ कराया गया, जो 80 की दहाई तक कामयाबी से चलता रहा, मगर बाद में इसको बंद कर दिया गया। 1990 के बाद सर्कुलर रेलवे की पटरी को भी मुनक़ता कर दिया गया। अफगान वॉर के बाद ट्रांसपोर्ट माफिया ने शहर में कदम जमाए और मिनी बसों का एक जाल सा बिछा दिया गया, मगर अब तो वो भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इस शहर की सड़कें और ट्रांसपोर्ट की हालत खराब से खराबतर होती जा रही है। कराची में सड़कों का जाल तकरीबन 10,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसमें मौजूद कई अहम शाहराहें और उन्हें मिलाने वाली सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। हुक्काम सड़कों की मरम्मत ना होने की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी बताते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी इस वजह को तस्लीम कर भी लिया जाए, तो फिर अवामी मुफाद को नज़रअंदाज करके सिर्फ VIP मूवमेंट की वजह से हंगामी तौर पर सड़कों की मरम्मत कैसे हो जाती है। लियारी एक्सप्रेस वे की ही मिसाल ले लें, जो इस वक्त शहर में गाड़ियों की आमदोरफ्त का एक बेहतरीन जरिया है, मगर इससे सिर्फ चंद हज़ार गाड़ियां ही, और वो भी प्राइवेट गाड़ियां ज़्यादातर मुस्तफ़ीद होती हैं। लियारी एक्सप्रेस वे मंसूबा 23 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ था और इसकी तामीर के सबब 2 लाख अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी थी। बड़ी तादाद में तजावुजात का खात्मा किया गया था। लेकिन अगर शहरी और सूबाई हुकूमत कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल को हल करने में संजीदा होती तो इस मंसूबे पर आने वाली लागत से तकरीबन 2000 के करीब बसें चलाई जा सकती थीं, जो लाखों अफराद को सफरी सहूलियात मुहैया करती। गुज़िश्ता साल ही सिंध हुकूमत ने 42 अरब रुपए की भारी लागत से मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर का ऐलान किया, जिसका मकसद सुपर हाईवे पर वाक़े बड़े तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी करने वालों को सहूलत फराहम करना है। और इस मंसूबे से भी गाड़ी चलाने वाले शहरी ही मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, और वो भी बहुत महदूद तादाद में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाली गरीब आवाम नहीं। कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल का हल एक बेहतर अंदाज में चलने वाला बसों का मंसूबा है, जिसके लिए बहुत बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ सवाल यह है कि निज़ाम किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बगैर भी काम कर सकता है, और सड़कों की अमूमी मरम्मत और इनकी देखभाल इन बसों के चलने में क्या मुआविन साबित हो सकती है। शहर में पहले ही 32 टर्मिनल मौजूद हैं, जो बसों के बेड़े में इजाफे के लिए मददगार हो सकते हैं। जैसे जैसे बसों की सहूलत बेहतर होती जाएगी, वैसे वैसे गाड़ियां और मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले अफराद भी बसों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और इसके लिए सड़कों को मजीद चौड़ा करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों की तादाद 30 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, जबकि प्राइवेट गाड़ियों की तादाद 15 लाख और कमर्शियल गाड़ियों की तादाद अब 5 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर निजी गाड़ियों की तादाद में ऐसे ही इजाफा होता रहा तो बहुत जल्द मुल्क के इस सबसे बड़े शहर में ट्रैफिक रुक जाएगा। अगर हम बैंकॉक और मनीला जैसे शहरों को देखें तो वहां 3 से 4 घंटों तक ट्रैफिक जाम रहना अब मामूल की बात बन चुकी है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दस्तयाबी 22,000 बसों और मिनी बसों से कम होकर सिर्फ 6,000 से भी कम की सतह पर आ गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस किल्लत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कराची में 45 शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिर्फ 1 सीट है, जबकि यह तनासुब पड़ोसी मुल्क में मुंबई में 12 और हांगकांग में 8 है। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए कई बरसों में मुतादिद बस मंसूबों का ऐलान किया गया, लेकिन या तो वो कभी शुरू ही नहीं हुए या कुछ अरसे से ज़्यादा वो बरकरार नहीं रह सके। 2016 में मियां नवाज शरीफ ने कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। ग्रीन लाइन रैपिड बस सर्विस की लागत 16 अरब 85 करोड़ रुपए थी, जिसके तहत मंसूबे के पहले मरहले में सरजानी से नुमाइश तक 200 से 250 की गुंजाइश वाली 80 बसें चलनी थीं, जबकि उसकी तकमील 1 माह यानी 2017 में मुकम्मल होना थी। 2016 में 26 फरवरी को ग्रीन लाइन बस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया और यह मंसूबा 2017 फरवरी तक मुकम्मल होने की तवक्को थी। यानी इब्तिदा में यह मंसूबा सिर्फ 1 साला मंसूबा था, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि यह मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। 5 साल गुजर चुके हैं और मंसूबे की लागत अब बढ़कर 24 अरब रुपए से भी जायद हो चुकी है। ग्रीन लाइन के संगे बुनियाद की तकरीब के दौरान उस वक्त के वजीर आला सिंध कायम अली शाह का यह कहना था कि ग्रीन लाइन के बाद दीगर रंगों की मजीद ट्रांसपोर्ट लाइन्स के मंसूबे भी यहाँ पर यानी कराची में शुरू होंगे।
कायम अली शाह ने जिन मंसूबों का ऐलान किया था उसमें ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन जैसे मंसूबे शामिल थे। सिंध हुकूमत के इन मंसूबों में सबसे छोटा और कम लागत मंसूबा ऑरेंज लाइन बस मंसूबा है, जिसकी लागत 2 अरब 33 करोड़ रुपए है। 3.8 किलोमीटर पर मुहित ये रूट औरंगी से बोर्ड ऑफिस नाज़िमाबाद तक जाएगा और इसमें 4 बस स्टेशन और 1 बस टर्मिनल भी शामिल है, मगर 2016 से अब तक यह मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका है। दूसरा मंसूबा ब्लू लाइन है, जिसकी जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर है और इसका ये रूट 16 अरब रुपए की लागत से तैयार होना था और इस पर चलने वाली बसें सोराबगोट, वाटर पंप, आयशा मंजिल और करीमाबाद से होते हुए गुरु मंदिर पहुंचेंगी, जहां से ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू होता है, मगर यह मंसूबा अभी तक शुरू ही नहीं हो सका। अलबत्ता जो ब्लू लाइन प्रोजेक्ट है वो उसमें नैब के ठेकों के वसी पैमाने पर नैब की जानिब से बेकायदगियों के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात की जा रही है और नैब के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ब्लू लाइन प्रोजेक्ट में बेकायदगियों की निशानदही की है। तीसरा मंसूबा 26.5 किलोमीटर तवील येलो लाइन बस प्रोजेक्ट है, जो लांडी से न्यू एम ए जिना रोड तक बनाया जाना है और इस पर 14.4 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है, जबकि इस रूट पर 104 नई बसें भी चलाई जाएंगी, मगर यह मंसूबा भी अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। एक और ही ऐसा मंसूबा जिसका ऐलान सूबाई हुकूमत कर चुकी है वो रेड लाइन BRT है। यह मंसूबा 26.5 किलोमीटर तवील है और इस मंसूबे पर 50 करोड़ 33 लाख 30 हजार डॉलर लागत आएगी, जिसमें से एशियन डेवलपमेंट बैंक 23 करोड़ 50 लाख डॉलर अदा करेगा, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी 7 करोड़ 18 लाख 11 हजार डॉलर, जबकि ग्रीन क्लाइमेट फंड 1 करोड़ 18 लाख डॉलर की ग्रांट के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर और सिंध हुकूमत 7 करोड़ 57 लाख 11 हजार डॉलर फराहम करेगी। रेड लाइन मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे और रोजाना 3 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। सिंध हुकूमत रेड लाइन BRT मंसूबे का तामीराती काम इस साल मार्च से शुरू करने का ऐलान कर चुकी है, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 23 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी भी दे दी है और रेड लाइन मंसूबे की तकमील की मुद्दत दिसंबर 2023 तय की गई है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 13 साल से हुकूमत है और इन 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने ऐलानात तो बहुत किए, मगर कराची की आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक भी मंसूबा देने में कामयाब नहीं हो सकी है। सिंध हुकूमत ने अप्रैल 2018 में 10 बसें चलाई थीं, जो 1 साल बाद 2019 में बंद हो गईं। पीपल्स बस सर्विस के आगाज पर सिंध हुकूमत ने बसों की तादाद 30 तक बढ़ाने का ऐलान किया था, मगर जो बसें पीपल्स बस सर्विस के तहत चलाई जा रही थीं वो तमाम बसें भी सड़कों से अब गायब हो चुकी हैं और सूरत हाल ये है कि 13 सालों में पीपल्स पार्टी अब भी वादे कर रही है, ऐलानात कर रही है और आगे के लिए हेडलाइंस दे रही है कि फला मंसूबा फला टाइम पे शुरू होगा और फला वक्त पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो गुज़िश्ता 2 अदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुजरे उसमें कहीं कोई मंसूबा ऐसा बाकायदा तौर पर ट्रांसपोर्ट का पब्लिक को नहीं दिया गया। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। तो आने वाले दिनों में कराची की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, ये कराची की सड़कों पर ही जाकर हम आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी शिकायत हैं, वो भी हुक्काम बाला तक पहुँचा सकें और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह साहब से भी उस मसले पर हम बात कर सकें। और अब प्रोग्राम में आखिर जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से एक बार फिर हमारी ये अपील है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है, ये मुतालबा कर रही है कि सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, चेयरमैन पैमरा की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। तो बराए करम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोल को इस मामले में इंसाफ फराहम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।